पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑन इट्स हिस्ट्री, जिसमें दो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। सबसे पहली कि हिमालयाज एक्ट्स एज द नेचुरल बैरियर टू व्हाट? नेचुरल बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेजन्स एंड नेचुरल बैरियर टू कोल्ड साइबेरियन विंड्स। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या नोट करने वाली है कि डेक्कन प्लेटू में जो रॉक्स हैं वो वॉल्केनिक रॉक्स हैं जो कि रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, तो इसकी वजह से रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ है डेक्कन में। ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में। अब इन जनरल अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज में सबसे पहला क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है। दूसरा हो गया इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्टोन पे इंस्क्राइब किया गया हो या मेटल पे इंस्क्राइब किया गया हो। फॉर एग्जांपल अशोक ने, जैसे अशोकन पिलर्स, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। और अगला सोर्स क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये हाथ से लिखे गए होते हैं। किस चीज़ पे? पाम लीफ पे या फिर बार्क ऑफ अ ट्री पे। तो जो अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे वो थे संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। अब प्री हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। मतलब बेसिकली प्री हिस्ट्री का सोर्स क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। अब एक बार टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बीसी का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा। एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनी या फिर इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। दैट इज मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जो टाइम है वो एनो डोमिनी है या एडी है, और क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला जो पीरियड है वो बिफोर क्राइस्ट में काउंट होता है, और दिस इज इक्विवेलेंट टू कॉमन एरा। जो नोटेशन में क्या नोट करने वाली बात है कि जो बीसी है वो हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स के बाद में आता है, और जो एडी है वो नंबर ऑफ ईयर्स के पहले आता है। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी की बात। तो जैसा हमने देखा था कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे डिपेंड करता है प्री हिस्ट्री का सोर्स। अब प्री हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके मेजर टाइम पे स्टोन टूल्स यूज होते थे। अब देखते हैं टाइमलाइन ऑफ प्री हिस्ट्री। तो हम प्री हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक, दैट इज ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड वन इज मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। अब पेलियोलिथिक को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जो कि हैं लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। मतलब जो सबसे रिसेंट वाला है दैट इज अपर पेलियोलिथिक। अब हम पता कैसे करेंगे कि किस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी? तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये पुरानी टेक्निक है। इसमें क्या करते थे कि ट्री बार्क के नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करते थे। तो ये हो गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और उससे टाइम पीरियड कितना इलैप्स हुआ है ये पता किया जाता था। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग। बेसिकली होता क्या है कि हम सब के अंदर सारे ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक C12 एक C14। अब जो ये C14 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है? मास कन्वर्ट होएगा एनर्जी में। तो उसकी वजह से क्या होएगा कि सपोज कीजिए आज 1 किलो का है ये कार्बन, हमने कार्बन C14 1 किलो ले लिया।
अब कुछ टाइम बाद क्या होएगा, ये रिड्यूस होके कम हो जाएगा क्योंकि मास लूज कर रहा है कंटिन्यूसली ये कार्बन। तो इस मास लॉस के रेट को नाप के हम टाइम पता कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये कार्बन का मास लॉस हुआ है। अब हम शुरू करेंगे पेलियोलिथिक पीरियड से। पेलियोलिथिक का क्या मतलब है? दैट इज टाइम पीरियड बिफोर 10,000 BC। अब कौन सी साइट्स थी जहाँ पे टूल्स, मतलब जो ये स्टोन टूल्स हैं, वो क्रोनोलॉजिकली मिले थे? सबसे पहला है बेलन वैली, जो कि है ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के बीच में, और दूसरा है नर्मदा वैली, जिसका दूसरा नाम है आदमगढ़, और ये है MP में। तो बेलन वैली और नर्मदा वैली में जो टूल्स थे वो क्रोनोलॉजिकली मिले हैं। अर्लीस्ट टूल्स हमें कहाँ मिले हैं? सबसे पहला है बोरी महाराष्ट्र में, गारो हिल्स मेघालय, अतिरमपक्कम तमिलनाडु, रिवात इन पाकिस्तान, सोन वैली भी पाकिस्तान में है, और पीर पंजाल जो कि कश्मीर में है। तो इन 6 जगहों पे अपने को अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मिले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन ट्राइंग टू ड्रॉ, मतलब ड्राइंग के सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं? पटने महाराष्ट्र से, जहाँ पर क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिच एगशेल्स मिले हैं जिन पे लाइनें खिंची हुई थी, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि उस टाइम में इंडिया में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। रॉक पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई है? सबसे इनिशियली तो रॉक पे ही पेंटिंग करना शुरू किया था हमने। तो रॉक पेंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा है कर्नाटका की कुछ साइट्स। इन 2 जगहों से रॉक पेंटिंग शुरू हुई है, बट इन जनरल अगर अपने से पूछा जाए तो कहाँ से हुई है? भीमबेटका से। हम डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स कौन सी है। तो अपने पास 2 साइट्स हैं पाकिस्तान में, सोन वैली और रिवात। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है अपने पास पीर पंजाल, यूपी में है बेलन वैली, वेस्ट बंगाल में है बीरभानपुर, मेघालय में है गारो हिल्स, तमिलनाडु में है अतिरमपक्कम, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में है, पटने महाराष्ट्र में है, नर्मदा वैली MP में है, भीमबेटका MP में है, और तिदवाने राजस्थान में है, और बोरी, जिसको चिरकी रिवर वैली भी कहते हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। अब हम देखेंगे कि पेलियोलिथिक साइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहला, इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। तो कहाँ पे होएगा? वाटर सोर्सेज के पास में। और दूसरा, जैसे दूसरा बैड वेदर को झेलने के लिए घर चाहिए, तो रॉक केव्स या रॉक शेल्टर्स के पास में। अब हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल इन पेलियोलिथिक पीरियड कैसा था। पेलियोलिथिक पीरियड में हंटर गैदरर्स थे, और हंटर गैदरर्स थे तो जहाँ जैसे जिन जानवरों को हम हंट करेंगे, तो जहाँ जानवर जाएंगे वहीं हमें भी जाना पड़ेगा। तो हम कैसे माइग्रेटिंग हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। और दूसरा क्या था? इस टाइम क्रूड स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। किस चीज़ के? क्वार्ट्ज़ाइट के। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था, प्रॉपरली नहीं हुआ था, बट शुरू हो गया था, इनिशियल फेज में था। उसके बाद क्रूड पॉटरी भी बनाते थे इस टाइम, और प्लांट ग्रोइंग शुरू हुई थी, बट अभी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं आया था। अब हम आते हैं मीजोलिथिक पीरियड में। मीजोलिथिक पीरियड है 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। और इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि पेलिस्टोसीन एपॉक से होलोसीन एपॉक शुरू हुआ है। इसका क्या मतलब है? मीजोलिथिक पीरियड में मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। मतलब जो होमोसेपियंस अभी हैं वो पहले होमोसेपियंस नहीं थे। होमोसेपियंस जो इवॉल्व हुए हैं वो इस मीजोलिथिक पीरियड में हुए हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे मीज़ोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मीज़ोलिथिक पीरियड का ड्यूरेशन क्या था? 10,000 BC से 6,000 BC। अब मीज़ोलिथिक पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम आइस एज टू वार्मर क्लाइमेट। इस क्लाइमेट आइस एज को बेसिकली क्या कहते हैं? पेलिस्टोसीन। और वार्मर क्लाइमेट जो ट्रांजिशन हुआ है उसको कहते हैं होलोसीन। इस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ कि जैसे कोल्ड वेदर में क्या होता है, कोल्ड वेदर में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो जो स्पीशीज़ होती है ना, ऑर्गेनिज्म होता है, उसका साइज़ यूजुअली बड़ा रहता है, उनके एक्सट्रीमिटीज़ बड़े रहते हैं। और वार्मर क्लाइमेट में उतना ज़्यादा साइज़ की बल्क की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली चाहिए क्या कोल्ड क्लाइमेट में सस्टेन करने के लिए? अपने को फैट्स चाहिए होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में सस्टेन करने के लिए। और फैट्स स्टोर होएगा तो आदमी बड़ा होएगा, तभी फैट स्टोर होएगा उतना। तो इस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म्स थे उनका साइज़ रिड्यूस हुआ। और दूसरी चीज़ क्या हुई, मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए। मॉडर्न ह्यूमंस कौन? हम मॉडर्न ह्यूमंस में आते हैं जो कि हैं होमोसेपियंस। अब अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हुआ है? बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ या फिर नर्मदा वैली जो कि है MP में। इन दो जगहों पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट मीज़ोलिथिक साइट्स कौन सी हैं। राजस्थान में अपने पास है तिलवारा, पचपदरा बेसिन और बागौड़, ये तीनों है राजस्थान में। फिर MP में है अपने पास भीमबेटका और आदमगढ़। गुजरात में है अपने पास अखज, वलसान, हीरपुर और लानगंज। ओडिशा में है अपने पास मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़। और झारखंड में अपने पास है छोटा नागपुर प्लेटो। इंपॉर्टेंट मीज़ोलिथिक साइट्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीज़ोलिथिक पीरियड। सबसे पहला क्या है? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का क्या मतलब है कि स्टोन टूल्स जिनका साइज़ छोटा हो गया है। और इसका कारण क्या है? देखिए, पेलियोलिथिक पीरियड में जो एनिमल का साइज़ था वो ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पेलिस्टोन सीन चल रहा था। एनिमल का साइज़ बड़ा था तो वो धीरे भागेगा, तो उसको पकड़ने के लिए उतनी मेहनत लगती नहीं थी। क्या हुआ होलोसीन में कि वार्मर क्लाइमेट की वजह से अभी हमने देखा था कि एनिमल का साइज़ छोटा हो गया है। अब एनिमल का साइज़ छोटा हो गया तो वो तेज़ भागेगा, तो उसको पकड़ने के लिए हमें कैसे वेपन्स चाहिए जो हम फेंक सकें, जैसे भाला हो गया, तीर हो गया। तो ऐसी चीज़ें तो वो किस कैटेगरी में आती है? माइक्रोलिथ्स के कैटेगरी में। मीज़ोलिथिक पीरियड में दूसरा क्या हुआ है कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था और प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी शुरू हो गया था। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि खाना अपने पास अवेलेबल है, तो अपने को अब कहीं जाने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए किसी एक एरिया में रह सकते हैं। बरियल किस तरह का था कि जो वेपन्स होते थे, जो माइक्रोलिथ्स होते थे, उन्हीं के साथ और शेल्स के साथ ही उन्हें बरी किया जाता था। इसका क्या मतलब हुआ कि उस टाइम विश्वास था लोगों का कि आफ्टर लाइफ होता है कुछ, मतलब मरने के बाद क्या होएगा। उस टाइम के लिए ये टूल्स दिए जाते थे उन्हें कि मरने के बाद वो यूज़ करेगा, इसलिए वो बरियल पिट में उसके साथ दफना देते थे। अब कुछ मीज़ोलिथिक साइट्स देख लेते हैं और किरतार हिल्स का केस स्टडी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या अनाज होते थे? व्हीट, बार्ले, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, अभी हमने देखा था। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन में शीप था, गोट था और कैटल रियरिंग भी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे विलेज के एविडेंस भी मिले हैं।
मतलब इनिशियल फेज ऑफ विलेजेस कहाँ पे मिले हैं अपने को? सुलेमान और किरताल हिल्स में। सुलेमान और किरताल हिल्स हैं कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, तो मैं 3 साइट देखी है बेसिकली अब तक पाकिस्तान की। सबसे पहले हमने पेलियोलिथिक पीरियड में 2 साइट देखा था, जो कि था रिवात और सोन वैली। और मीजोलिथिक पीरियड में हमने देखा सुलेमान एंड किरतार हिल्स। ठीक है, डिस्कस करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज का ड्यूरेशन क्या है? 6000 BC से 4000 BC। ये नोट करने वाली बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये सारे अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड्स हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले कुछ मेजर नियोलिथिक साइट्स देख लेते हैं। तो अपने पास है कश्मीर में 2 साइट्स, बुरज़ाहोम और गुफकराल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है अपने पास चौपानी मांडो, कोल्डी हवा और महागढ़ा। ये 3 साइट्स उत्तर प्रदेश में है। असम में है अपने पास दाओजली हेडिंग। आंध्र प्रदेश में है उटनूर। तमिलनाडु में है पायमपल्ली। कर्नाटक में है मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और पिकलीहाल। उसके बाद है नवदाटोली जो कि है MP में, और पाकिस्तान में है मेहरगढ़। फिर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, वो है सोहगौड़ा जो कि है UP में, और चिरंड जो कि है छपरा बिहार में। अब नियोलिथिक साइट को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था कि कश्मीर में 2 साइट्स हैं, एक बुरज़ाहोम और एक गुफकराल। अब इन दोनों साइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमने अभी देखा था कि मीजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स यूज़ होते थे, बट इन 2 साइट्स पे कोई माइक्रोलिथ्स नहीं मिले हैं। ठीक है, इन एडिशन टू व्हीट, बार्ले, यहाँ पे दाल भी उगाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, क्योंकि मौसम यहाँ कश्मीर था तो सर्दी थी, तो यहाँ पे पिट हाउसेस बनाते थे, मतलब ज़मीन में गड्ढा खोद के घर बनाया जाता था। और गड्ढे में जाएंगे कैसे, तो उसके लिए सीढ़ियाँ होती थी फॉर वार्मथ और डिफेंस। यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं, यहाँ पे बोन्स के भी, एनिमल बोन्स के भी टूल्स मिले हैं। पिट्स थी, उनमें पेट एनिमल्स के साथ में दफना देते थे उनको। और पेट एनिमल्स कौन से थे? कुत्ते। और पॉटरी जो नियोलिथिक पीरियड के इस इनिशियल फेज में है, उसे कहते हैं कोर्स ग्रे पॉटरी, जो कि कहाँ से मिली है अपने को? इसके एविडेंस मिले हैं बुरज़ाहोम में। नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़ जो कि है पाकिस्तान में। अब मेहरगढ़ में क्या है, ये एक बलूचिस्तान में है बेसिकली ये, तो ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है। फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है? व्हीट कल्टीवेशन होता है, बार्ली कल्टीवेशन होता है, और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है। जैसे अभी कश्मीर वैली में हमने देखा था कि वहाँ पे लेंटिल्स भी कल्टीवेट होता था। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कल्टीवेट होता है वो इन जनरल व्हीट और बार्ली होता है। और यहाँ पे मेहरगढ़ में एडिशनली कॉटन हो रहा है। मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है? ये बोलान पास के पास है। बोलान पास कनेक्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ईरान से। अर्लीस्ट नोन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया। जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंटल हाउसेस, मतलब घरों का शेप जैसे अभी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहता है, ऐसा ही होता था, और ऐसे ही कंपार्टमेंट बने रहते थे। उसके बाद यहाँ पे मेहरगढ़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि यहाँ पे एनिमल बोन्स मिले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इम्पॉर्टेंट चीज एविडेंस क्या मिला है मेहरगढ़ में अपने को कि जो अगर हमने वर्टिकली गड्ढा खोदा तो इस गड्ढे में सबसे पहले बोन्स ऑफ डियर एंड पिग्स मिले हैं।
इसका क्या मतलब है कि इस टाइम के ये वाले एनिमल्स कंजम्पशन में थे। उसके बाद ग्रेजुअली उसके ऊपर मिले हैं अपने को शीप और गोट के, तो मतलब डियर एंड पिग्स, फिर उसके बाद शीप एंड गोट पे शिफ्ट हुए, और फिर उसके बाद कैटल्स मिले हैं। मतलब ये तीनों क्रोनोलॉजिकली ह्यूमंस ने यूज़ किए हैं। सबसे पहले डियर एंड पिग्स यूज़ किया, उसके बाद शीप एंड गोट यूज़ किया, और उसके बाद कैटल्स यूज़ होना शुरू हुए। था कि मेहरगढ़ में खाना और गोट के साथ उसको बरी बरी कर देते थे आदमी को। तो उस इसका क्या मतलब हुआ कि फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब अगेन ये लोग भी आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। करते हैं दाओजली हेडिंग को। ये कहाँ पे है? असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे पॉटरी के एविडेंस भी मिले हैं, यहाँ से ग्रेन भी मिला है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि यहाँ जो टूल्स यूज़ होते थे वो जेडाइट के पॉलिश टूल्स होते थे, और ये जेडाइट असम में नहीं मिलता था, तो कहाँ से आता था? ये चाइना से आता था। और दूसरे टूल्स कौन से हैं? फॉसिल वुड के। फॉसिल वुड बेसिकली क्या होता है, लकड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो प्रेशर की वजह से ज़्यादा मजबूत हो जाती है वो, तो उसको फॉसिल वुड कहते हैं, तो उसको एज अ टूल यूज़ करते थे लोग। ठीक साइट है कटल ह्यूक, ये कहाँ पे है? टर्की में। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि यहाँ दूर दूर जगहों से लोग अलग अलग चीज़ें लेके आए थे। जैसे फ्लिंट लाया गया था जो कि सीरिया से लाया गया था, कॉरी लाया गया था रेड सी से लाया गया था, ये शेल्स लाए गए थे, ये मेडिटेरियन से लाए थे, और ये वहाँ पे लाके फिर यूज़ करते थे लोग। तो इसका एविडेंस कहाँ पे मिला है अपने को? कटल ह्यूक में। फिर एक इम्पॉर्टेंट साइट है चिरंड, जो कि है छपरा बिहार में। यहाँ पे टूल्स और वेपन्स जो मिले हैं वो एंटलर्स के मिले हैं, मतलब जैसे हिरन का शिकार किया हमने, तो हिरन के जो सिंग बच गए ना, उनके टूल्स और वेपन्स भी मिलने लगे। कहाँ से? चिरंड से। उसकी अगली इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है पिकली हाल। पिकली हाल में क्या मिले हैं? ऐश माउंट्स। ऐश माउंट्स का क्या मतलब हुआ कि मैं किसी केव में रह रहा हूँ सपोज, तो मैंने वहाँ पे जो आग जलाई तो उसका राख जो इकट्ठा हुआ उसकी वजह से एक बड़ा राख का ढेर लग गया, तो उसका वो कहाँ से मिला है अपने को? पिकली हाल से। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी कहाँ से मिली है? चौपानी मांडो से, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से, जो कि अगेन कहाँ पे है? यूपी में। फिर उसके बाद इस टाइम न्यूलिथिक पीरियड में पॉटरी कौन सी थी? कोर्स ग्रे पॉटरी, जो कि हमने देखा था, जिसका एविडेंस मिला था बुरजा होम से। फिर बरियल्स यहाँ पे कैसे होते थे? बरियल्स में लार्ज अर्न्स में बरी करते थे। लार्ज अर्न्स वर यूज्ड एज कॉफिन्स। एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन कहाँ पे? ईस्ट इंडिया में। अब देखा जाए तो ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमने देखा था कि व्हीट और बार्ली उस टाइम भी ज़्यादा यूज़ होता था और अब भी ज़्यादा यूज़ होता है। ईस्ट इंडिया में देखें या साउथ इंडिया में देखें तो उस टाइम भी चावल ज़्यादा यूज़ होता था, आज भी चावल वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चीज़ें आइसोलेशन में नहीं चल रही हैं, बेसिकली लिंक्ड है सब कुछ। अब ऊपर जो हमने टाइमलाइन डिस्कस किया था उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक है? 6 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 BCE तक पेलियोलिथिक पीरियड है, ठीक है। अब पेलियोलिथिक पीरियड इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे पहला लोअर पेलियोलिथिक एज, ये कहाँ से है? 6 लाख ईयर्स अगो से 50,000 BCE तक। उसके बाद है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, जो कि है 50,000 से 40,000 BCE तक। उसके बाद है अपर पेलियोलिथिक पीरियड, जो कि है 40,000 BCE से 10,000 BCE तक। फिर है अपने पास मीजोलिथिक पीरियड, जो कि है 10,000 BCE से 6,000 BCE तक। और
सबसे रिसेंट है नियोलिथिक पीरियड, जो कि है 6000 BCE से 4000 BCE तक। टूल्स का कैसे चेंज हुआ है ये देख लेते हैं हम। जो पेलियोलिथिक पीरियड था उस टाइम पे सबसे पहले क्लीवर्स यूज होते थे, मतलब मीट काटने के लिए क्लीवर्स यूज होते थे। उसके बाद आया हैंड एक्सेस, फिर उसके बाद आया ब्यूरियंस। ब्यूरियंस क्या होता था, किसी चीज़ में छेद करने के लिए यूज होता था ये ब्यूरियंस। उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स आए, जिसमें क्या था, एरोहेड्स होते थे। फिर नियोलिथिक पीरियड में अपने पास है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो पेलियोलिथिक पीरियड में ये क्लीवर्स, हैंड एक्स और ब्यूरियंस थे। मीजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स थे और नियोलिथिक पीरियड में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे। पेलियोलिथिक पीरियड में एसेंशियली हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड में फायर मिली है, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? मीजोलिथिक पीरियड में। प्रिमिटिव कल्टीवेशन शुरू हुआ है, जिसमें प्राइमरीली व्हीट और बार्ली उपजाते थे, ये भी मीजोलिथिक पीरियड में हुआ है। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड में आया। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन और इम्प्रूव हो गई, ये कल्टीवेशन और इम्प्रूव हो गया, तो उसकी वजह से अपना खाने का सोर्स फिक्स हो गया, ठीक है। तो अपने को खाने के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें घूमने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि खाना चाहिए था और पानी चाहिए था। तो अब वो दो चीज़ें अपने को एक ही जगह पे मिलने लग गई। तो क्या शुरू हुआ, विलेज बेस्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक जगह सेटल्ड लाइफस्टाइल, जैसे आजकल हम रहते हैं बेसिकली इन जनरल। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर में क्या करते थे, जो बरियल पिट्स होती थी उनको लार्ज स्टोन से कवर करते थे। मेगालिथिक का क्या मतलब हुआ, मेगा मतलब बड़ा और लिथिक मतलब स्टोन, तो लार्ज स्टोन से बरियल पिट्स को कवर करते थे, इसलिए इस पीरियड को मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। ये प्राइमरीली साउथ इंडिया में था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है आदिचलनूर, तमिलनाडु में। यहाँ पे आयरन एज दिस इज आयरन एज अर्न बरियल साइट, और डिस्कवर किसने किया है, डॉक्टर जागोर ने, जो कि थे बर्लिन यूनिवर्सिटी से। फिर कर्नाटका में दो इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं, हल्लूर और मस्की। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है ब्रह्मगिरी। पता करके बताइएगा कि ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। अब हम डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। तो चालकोलिथिक कल्चर कब एग्जिस्ट हुआ था, 4000 BC से लेके 3000 BC तक। इसको ब्लैक एंड रेडवेयर कल्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो पॉटरी होती थी वो ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी थी। फिर उसके बाद इस टाइम फार्मिंग किस किस चीज़ की होती थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में करते थे बार्ले, व्हीट और लेंटिल, बार्ले, व्हीट और लेंटिल। और ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में फार्मिंग करते थे राइस की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चालकोलिथिक कल्चर फाउंडेड द फर्स्ट विलेजेस इन इंडिया। अब पता कीजिए कि ये फर्स्ट सिटीज़ इन इंडिया किसने फाउंड की है, कौन से कल्चर में फर्स्ट सिटीज़ इन इंडिया एग्जिस्ट हुई हैं। अब इस टाइम आयरन के आर्टिफैक्ट्स यूज़ होते थे, जैसे क्या हो गया, सिकल्स, हसिया जो होता है जिससे गेहूं काटते हैं या चावल काटते हैं वो। फिर उसके बाद होज। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है अहर और गिलंड, जो कि है राजस्थान में। उसके बाद है मालवा, कैथा और एरान, जो कि है MP में।
उसके बाद है जोरवे, निवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। ये चारों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। अब मालवा में क्या था कि मालवा वेयर बनाते थे वहाँ पे, मतलब वहाँ की जो स्पेशल लोकल क्रॉकरी थी या बर्तन जो लोकल थे उनको मालवा वेयर कहते थे। ये मालवा वेयर ऑलमोस्ट इस महाराष्ट्र वाली साइट्स पे भी मिले हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है चालकोलिथिक कल्चर का वो है इनाम गांव। इनाम गांव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोर्टिफाइड था चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ इसके बाउंड्री करी हुई थी। और दूसरा क्या था कि यहाँ पे मोट यूज़ होता था, डैट इज़ डीप डिफेंसिव डिचेस, मतलब चारों तरफ गांव के गड्ढे खोद के रखते थे ये लोग। नोट करने वाली बात यह है कि चालकोलिथिक कल्चर जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड था। इसलिए हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे आयरन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि वैदिक कल्चर का पार्ट है। अब 4000 से 3000 बीसी, डैट इज चालकोलिथिक पीरियड में हो क्या रहा है? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। और ये कश्मीर में और साउथ इंडिया में यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर है, ये डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर है अपने पास सेंट्रल इंडिया में। अभी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द साइट्स कहाँ पे थी? राजस्थान में, एमपी में और महाराष्ट्र में। अतिरमपक्कम की साइट को, अतिरमपक्कम कब था? पेलियोलिथिक पीरियड में। इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। यहाँ से ओल्डेस्ट नोन स्टोन टूल्स मिले हैं अतिरमपक्कम से। ठीक है। अभी यहाँ पे रीसेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं जिससे क्या पता चला है कि मीजोलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न ह्यूमंस। मीजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था कि पेलिस्टोसीन से होलोसीन में ट्रांजिशन हुआ था। और उस टाइम हमने देखा था कि होमोसेपियंस इवॉल्व हुए थे, जो कि जिसका एविडेंस किससे मिला है अपने को? इन रीसेंट एक्सकेवेशंस से। दूसरी चीज़ क्या पता चली है कि ह्यूमंस मे हैव लेफ्ट अफ्रीका मच अर्लियर देन बिलीव्ड। अब हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का क्या मतलब, क्या कहना है? इस थ्योरी का कहना है कि होमोसेपियंस डेवलप्ड फर्स्ट इन अफ्रीका एंड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड सुपरसीडिंग ऑल अदर होमोनिड स्पीशीज। क्या था? बहुत सारे होमोनिड्स थे, मतलब अपनी ब्रांच से जैसे बंदर के आज हम देखें तो एक मकाओ हो गया, एक ओरेंगुटेंस हो गए, कुछ फिर गोरिल्ला हो गए। तो ऐसे बंदर की काफ़ी सारी प्रजातियां थी। तो उस टाइम भी ह्यूमंस की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी, जैसे निएंडरथल हो गया, फिर और मॉडर्न ह्यूमंस हो गए, फिर उसके बाद और भी ऐसी काफ़ी स्पीशीज़ थी। तो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी क्या कहता है कि होमोसेपियंस जो थे वो अफ्रीका में इवॉल्व हुए और अफ्रीका से वो पूरी दुनिया में फैल गए और दे सुपरसीडेड द एग्जिस्टिंग होमोनिड स्पीशीज। सेपियंस हैं वो अफ्रीका से बाहर निकले, तो कुछ यूरोप की तरफ चले गए, कुछ सेंट्रल एशिया चले गए, कुछ इंडिया की तरफ आ गए। तो बेसिकली आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का क्या कहना है कि ऑल मॉडर्न ह्यूमंस आर अल्टीमेटली ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अब आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का एविडेंस क्या है? मतलब थ्योरी तो ठीक है, बट एविडेंस क्या है? तो उसके एविडेंस में अपने को ह्यूमन क्रेनियम मिला है, मतलब ह्यूमन का स्कल का पार्ट मिला है, जो कहाँ से मिला है? नर्मदा वैली से। तो दिस सपोर्ट्स आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। फिर उसके बाद पहले हमने दो मेथड्स देखे थे कि किसी चीज़ को डेट करने के। सबसे पहला था डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें हम ट्री के बार्क के रिंग्स गिनते थे। दूसरा क्या था? कार्बन डेटिंग, जिसमें C14 को मेजर करते थे।
तीसरा है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पार्टिकल पे लास्ट टाइम लाइट कब पड़ी है, तो दैट इज ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इसके लिए हम लाइट स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली पेंटिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आर्ट्स का क्या मतलब है। आर्ट बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है, इट डिपिक्ट्स द लाइफस्टाइल, द प्रिवेलिंग कल्चर और द आइडियाज़। मतलब उस टाइम पे प्रिवेलिंग सोसाइटी में की सिचुएशन क्या थी, वो डिपिक्ट क्या करता है आर्ट, और पेंटिंग इज़ वन ऑफ द आर्ट फॉर्म। ठीक है, अब इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग्स कब मिली हैं, अपर पेलियोलिथिक टाइम पे। अब इन पेंटिंग्स की थीम क्या होती थी, ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस और सिंबल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि रॉक पेंटिंग्स की साइट कौन सी है। तो सबसे पहली साइट जो हम देखेंगे वो है रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लखुदियार। ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, मतलब केव था बेसिकली ये, उस केव के रॉक पे पेंटिंग की गई है। मैन को दिखाया गया है स्टिक फॉर्म में। फिर एनिमल्स की पेंटिंग्स मिली है यहाँ से, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स मिले हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कैसे, ऐसे वेवी वाले। और कलर्स कौन से यूज़ हुए हैं, वाइट, जो कहाँ से आता है, वाइट आता है कैल्शियम कार्बोनेट्स या लाइमस्टोन से। फिर ब्लैक, और फिर रेड ओकरे बेसिकली ये आयरन ओर से आता है। तो अगर हम लखुदियार की पेंटिंग देखें तो सबसे पहला है ये डांसिंग वाला। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं लोग, इसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, वो इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और दूसरा जो हमने देखा था कि वेवी शेप्स था, वो ये थे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग की साइट क्या है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे पेंटिंग करते थे ग्रेनाइट पे, ग्रेनाइट रॉक्स होती थी उन पे। इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी है, कुपगल्लू, पिकलीहाल जहाँ पे ऐश माउंट्स मिले थे, और टेकलकोट्टा। थीम क्या होती थी, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट, त्रिशूल और एनिमल्स। और कलर कौन से यूज होते थे, वाइट और रेड ओकरे। डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट साइट और लास्ट इस वीडियो के लिए, दैट इज भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। तो ये डिस्कवर किसने किया है, वीएस वकंकर ने। भीमबेटका की साइट डिस्कवर की है वीएस वकंकर ने। अब यहाँ पे क्या कलर्स कौन से यूज होते थे, वाइट जो कि लाइमस्टोन से आता था, येलो, ऑरेंज, रेड ओकरे जो कि हेमेटाइट जो कि आयरन ओर है या गेरू भी कहते हैं इसको, और पर्पल, और ग्रीन कलर भी था, और भी कुछ कलर्स थे। मतलब फिर अब सोचने वाली बात यह है कि इतने साल तक ये कलर्स बच कैसे गए, मतलब पेंटिंग की तो ये पेंटिंग्स बच कैसे गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो रॉक सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर होती है ना, और ये पेंट का कलर, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन की वजह से ये परमानेंट काइंड ऑफ मार्क रह गया। फिर इन पेंटिंग्स की थीम क्या थी, इन पेंटिंग्स का एसेंस क्या था कि इट शोज द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एमंग मैन एंड एनिमल्स। अब रॉक पेंटिंग्स का ट्रांजिशन देख लेते हैं। हमने ऊपर देखा था कि रॉक पेंटिंग शुरू कब हुई है, अपर पेलियोलिथिक पीरियड से। तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड में क्या था, लीनियर रिप्रेजेंटेशंस होते थे, मतलब सीधी लाइनों में रिप्रेजेंट करते थे।
जो एनिमल्स का साइज होता था वो क्या होता था, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इस टाइम प्लेस्टोसीन चल रहा था, मतलब आइस एज चल रहा था, तो जैसे मैमथ्स हो गए, ऐसे बड़े एनिमल्स होते थे। और ह्यूमन फिगर्स कैसी होती थी, स्टिक लाइक। अब यूजुअली जो डांसर्स होते थे वो उनको ग्रीन कलर में बनाया जाता था, और जो हंटर्स होते थे उनको रेड कलर में बनाया जाता था। और डांसिंग बेसिकली रिचुअल डांसेस होते थे ये सारे, या ग्रुप एक्टिविटी हो गई, उस तरह से होता था ये। अब मीजोलिथिक पीरियड में क्या था, प्रीडोमिनेंटली हंटिंग सीन्स डिपिक्ट किए गए थे। एनिमल्स वर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल। मतलब जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड में था वो एनिमल जितना बड़ा होता था उससे भी ज़्यादा बड़ा बना के दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे मोर क्लोजर टू रियल साइज जो एनिमल का होता था, या रियल शेप जो हो गया, उन पे ज़्यादा ध्यान था मीजोलिथिक पीरियड में। और ह्यूमंस इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर। फिर चालकोलिथिक पीरियड में क्या डिपिक्ट किया गया था, इस टाइम पे केव ड्वेलर्स और मालवा कल्चर। भीमबेटका में क्या था कि केव ड्वेलर्स और मालवा कल्चर के बीच में बार्टर सिस्टम चलता था, तो उसको डिपिक्ट किया गया है चालकोलिथिक पीरियड के भीमबेटका के रॉक पेंटिंग्स में। ये सारे ट्रांजिशंस बेसिकली भीमबेटका के हैं। जैसे ये भीमबेटका की इमेज हो गई, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आप एक बार ध्यान से देखिए इसको। तो बेसिकली इसमें कुछ लोग शिकार करके आ रहे हैं। भीमबेटका की अगर हम दूसरी पेंटिंग देखें तो उसमें क्या है, हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स। मतलब लोग हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, जैसे आजकल भी होता है, वही सिमिलर डांस। भीमबेटका की तीसरी पिक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या है, एक बड़ा सा जानवर एक आदमी को काइंड ऑफ घायल कर रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।